साइमन कमीशन याद होगा आपको, और लोथियन फ्रेंचाइज कमेटी 1929 से 1932 के बीच की कहानी बताने जा रहा हूं कि आखिर सवर्णों ने अस्पृश्यों की संख्या और उनके अस्तित्व को नकारने का प्रयास क्यों किया। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह जाति जनगणना विशेष। इसके पहले 2 वीडियोस में मैंने पृष्ठभूमि बताई है कि सेंसस कब हुआ, जाति का प्रश्न कब इंपॉर्टेंट हुआ, ये मैंने बताया है। अब आ रहा हूं तीसरे चरण में और इसके बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, चौथा एपिसोड इस श्रृंखला में। चलिए सीधे लिए चलता हूं। अस्पृश्यों की संख्या कितनी थी ये 1911 के जनगणना में स्पष्ट हो चुका था। 1921 में उस पर मुहर लग चुकी थी। जब साइमन कमीशन आया था उसमें भी ये मुहर लग चुकी थी। 20 सालों तक किसी सवर्ण ने अस्पृश्यों की संख्या कितनी है इसको कोई चुनौती नहीं दी और उन्होंने इन आंकड़ों को बगैर किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। क्या बात था कि 1932 में उन्होंने इसका विरोध किया और सिरे से नकारने की कोशिश की। अब चलिए लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। वॉल्यूम नंबर 10 पेज नंबर 129 से आगे जाइए, 5-6-7 पेज आप देखेंगे तो 129 से लेकर और 135-36 तक आप इसको देख सकते हैं। इस स्टोरी की बात अंग्रेजी में देखना चाहें तो वॉल्यूम 5 में जाइए, उसमें ढूंढिए, सब वहां मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि 1932 में जब लोथियन कमेटी बनी और उसने जांच पड़ताल शुरू की, तब अचानक हिंदुओं ने चुनौती भरा रुख अपना लिया और उन्होंने इन आंकड़ों को, अस्पृश्य की जो संख्या के आंकड़े थे, उसको मानने से इनकार कर दिया। कुछ प्रांतों में हिंदुओं ने यहां तक कहा कि यहां तो कोई अस्पृश्य है ही नहीं। यह घटना अस्पृश्यों के प्रति हिंदुओं के मनोवृत्ति को दर्शाती है। अंग्रेज सरकार कास्ट सेंसस करा रही थी, भारत सरकार कास्ट सेंसस नहीं करा रही है। ये अंतर्विरोध देखिए। चलिए आगे अब चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार से। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि लोथियन कमेटी की नियुक्ति भारतीय गोलमेज सम्मेलन की मताधिकार यानी फ्रेंचाइजीज संबंधी जो उप समिति थी, सब कमेटी थी, उनके सिफारिशों के हिसाब से की गई थी। कमेटी ने समूचे भारत का दौरा किया और मध्य प्रांत तथा असम को छोड़कर शेष सभी प्रांतों की यात्रा की। कमेटी की मदद के लिए प्रांतीय सरकार ने हर प्रांत में प्रांतीय कमेटियों का गठन किया, प्रोविंशियल कमिटीज बनाया, गठन किया। उनमें यथासंभव हर प्रांत में, हर प्रोविंस में मौजूद विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न राजनीतिक हितों के प्रवक्ता शामिल किए गए। इन प्रांतीय कमेटियों में मुख्य प्रांतीय काउंसिल के सदस्य भी थे। उनका अध्यक्ष गैर सरकारी लोगों को बनाया गया। चर्चा को केंद्रित करने के लिए भारतीय मताधिकार कमेटी ने एक क्वेश्चनायर, एक प्रश्नावली जारी की। मताधिकार कमेटी ने यह प्रक्रिया निर्धारित की कि प्रांतीय सरकारें प्रश्नावली में, क्वेश्चनायर में उठाए गए मुद्दों पर अपना निजी दृष्टिकोण निर्धारित करें और उसके बारे में कमेटी से चर्चा करें। क्वेश्चनायर दे दिया, डेटा लाइए, उस पर चर्चा करें। जो ऑथराइज्ड जो सलाहकार हैं, प्राधिकृत सलाहकार के रूप में मान्य प्रांतीय कमेटियां स्वतंत्र रूप से अपने दृष्टिकोण निर्धारित करें और स्वविवेक से, अपने बुद्धि और विवेक से साक्षियों के लिखित बयानों के आधार पर इनिशियल पड़ताल, इंक्वायरी करें, प्रारंभिक पड़ताल करें। अतः भारतीय मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट विस्तृत पड़ताल पर आधारित एक पूर्ण दस्तावेज है।
अब देखिए, प्रधानमंत्री जो उस समय थे, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी थी, भारतीय मताधिकार कमेटी थी, इनके अध्यक्ष लॉर्ड लोथियन को एक पत्र लिखा था, एक ऑफिशियल ऑर्डर भेजा था और उनको कहा था कि इसको जब आप इंक्वायरी करेंगे तो इसको ध्यान में रखें। और पत्र बहुत ही जबरदस्त है। उस पत्र में आपको सुनाता हूं क्या उन्होंने लिखा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने लिखा था कि भारतीय गोल में सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, उनसे स्पष्ट हो गया है कि नए संविधान में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी और अब नामांकन द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा प्रतिनिधित्व को उपयुक्त नहीं माना जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, इस बारे में मतभेद है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए या नहीं, यह विवाद है। अतः आपकी कमेटी जांच पड़ताल से इस प्रश्न पर निर्णय की दिशा में योगदान मिलना चाहिए, योगदान करे। यह बताए कि आपकी सिफारिश के अनुसार मताधिकार के सामान्य विस्तार के जरिए किस हद तक दलित वर्ग सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर, यदि यह निश्चित किया जाए कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का गठन हो, या तो सामान्यतः या फिर उन प्रांतों में, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या उन प्रांतों में जहां उनकी आबादी उसका स्पष्ट और अलग अंश है, कहां किया जाए प्रावधान। तो आपकी कमेटी मताधिकार के विस्तार की सामान्य समस्या की पड़ताल करे और ऐसे तथ्य हासिल करे जिससे दलित वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का तरीका खोजने में सुविधा मिले। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने लोथियन कमेटी को एक रिकमेंडेशन, एक लेटर ऑर्डर भेजा था कि आपको इस तरह से पड़ताल करनी है, ऐसे आंकड़े जुटाने हैं कि जिससे कि जो डिप्रेस क्लासेस, जो अस्पृश्य वर्ग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। सो इसके अनुसार भारतीय मताधिकार कमेटी, फ्रेंचाइज कमेटी ने जो प्रश्नावली जारी की, उसमें यह प्रश्न शामिल था। और प्रश्न क्या था ये सुनिए। प्रश्न था कि किन जातियों को आप दलित वर्गों में शामिल करेंगे, किन जातियों को आप दलित वर्गों में शामिल करेंगे, क्या आप अस्पृश्यों से इतर वर्गों को शामिल करेंगे, यदि हां तो किन्हें। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसके लिए हिंदुओं ने मुझे कभी क्षमा नहीं किया। लेकिन एक दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई जिसका मुझे तनिक भी आभास नहीं था। देखिए कैसे कैसे जनेऊ लीला होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर यहाँ। वह समस्या थी अस्पृश्यों के संख्या की, जिसकी पड़ताल 1911 और 1929 के बीच 4 अलग अलग प्राधिकारियों ने, 4 अलग अलग ऑफिसर्स ने की थी। उन्होंने पाया कि अस्पृश्यों की आबादी लगभग 5 करोड़ होगी। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि भारतीय मताधिकार कमेटी के सामने इस प्रश्न पर कोई विवाद खड़ा हो जाएगा। भले ही विचित्र लगे, पर यह तथ्य है कि भारतीय मताधिकार कमेटी के सामने संख्या के मसले पर बड़ी कट्टरता से विवाद किया गया और उसमें लंबी खींचातानी हुई। कमेटी की अनगिनत बैठक हुई और अनगिनत साक्ष्य हाजिर हुए और उन्होंने अस्पृश्यों के अस्तित्व को नकारा। उनके अस्तित्व को नकारा। यह एक विचित्र घटना थी और मुझे उसका सामना करना पड़ा। यह तो संभव नहीं होगा कि उस प्रत्येक साक्षी के बयान का उल्लेख किया जाए जिसने हाजिर होकर अस्पृश्य जैसे वर्ग के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ डॉक्टर अंबेडकर 4 जो प्रोविंशियल कमिटी है उसका स्टेटमेंट पेश करते हैं। पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल और बिहार, आप पेज नंबर जाकर देख सकते हैं। और लेकिन बिहार उड़ीसा का जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है
वो मैं सुनाता हूं और उसके बाद आपको लिए चलता हूं कि उन्होंने क्या व्याख्या की थी। बिहार और उड़ीसा की जो प्रोविंशियल कमेटी थी, उन्होंने लिखा है, बड़ा दिलचस्प है, सुनिए, कि जिन वर्गों को आमतौर पर अस्पृश्य माना जाता है वे हैं चमार, दुसाध, डोम, हलालखोर, हरी, मोची, मुसहर, पासी इत्यादि। लेकिन कमेटी के बहुमत सदस्यों का विचार है कि दलित वर्गों के रूप में विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी शिकायतें बंबई या दक्षिण भारत जैसी विकट नहीं है। यही हाल सब प्रांत का था कमोबेश, कि उन्होंने अलग से कोई अधिकार देने से मना कर दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या कारण था कि अचानक हिंदुओं ने अपना रुख बदल लिया और अस्पृश्यों के करोड़ों आबादी को नकारने का प्रयास किया। 5 करोड़ की संख्या तो 1911 के रिकॉर्ड में मौजूद थी और उसमें उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन 1932 में वो आपत्ति हो रही है। कारण क्या है? इसका जवाब सीधा है और जवाब समझिए। इसीलिए संख्या का खेल होता है, जवाब समझिए। जवाब यह है, सीधा सा जवाब है कि 1932 से पहले अस्पृश्यों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। भले ही सामाजिक दृष्टि से वे हिंदू समाज के परिधि से बाहर थे, क्योंकि हिंदू समाज सिर्फ 4 वर्ण मानता है, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल पर्पस के लिए उन्हें हिंदू समाज का ही अंग माना जाता था। जैसे आजकल वोट लेने के टाइम में हिंदू, जब वोट निकल जाता है तब कौन तुम जाओ कटो इधर से, तो वोट के पॉलिटिकल पर्पस से उसको हिंदू माना जाता था, भले ही वो हिंदू परिधि के बाहर रहे। अतः राजनीतिक प्रयोजन के लिए, जैसे विधानमंडल आदि में प्रतिनिधित्व के लिए, अस्पृश्यों की आबादी का प्रश्न कोई महत्व नहीं रखता था, क्योंकि हिंदू का अंग ही समझा जाता था। आज भी वही हालत है। 1932 तक राजनीतिक जो प्रश्न है वो विधानमंडलों में सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच का प्रश्न नहीं रह गया था। सीटों के बारे में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि हिंदुओं के हिस्से में जो सीट आए उनका बंटवारा सपृष्ठों, सवर्णों और अछूतों में न हो। कि अछूतों में तो सीधा था कि अब सीधा सीधा बंटवारा होगा। 1932 के पहले स्थिति अलग थी, लेकिन 32 के बाद स्थिति बदल रही है, यहां ये बात कह रहे हैं। चूंकि पहले पूरा का पूरा हिस्सा सपृष्ठों को मिलता था, अतः उन्होंने यह जानने की परवाह ही नहीं की कि अस्पृश्यों की आबादी कितनी थी। 1932 तक यह स्थिति पूर्णतः बदल गई। अब बंटवारे का प्रश्न हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंटवारे का प्रश्न नहीं रह गया था। अस्पृश्य यह दावा करने लगे कि बंटवारा न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो, बल्कि हिंदुओं को जो हिस्सा मिले उसका और बंटवारा हो और अस्पृश्यों को उनका हिस्सा अलग से मिले और अस्पृश्य ही उसका उपयोग कर सके। अलगाव के इस दावे को मान लिया गया और अस्पृश्यों को छूट दी गई कि वे भारतीय गोलमेज सम्मेलन में अपने सदस्य को भेजे प्रतिनिधि के रूप में। इस प्रकार न केवल अस्पृश्यों को अलग अस्तित्व को स्वीकार किया गया, बल्कि भारतीय गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटी सब कमिटी ने तो यह सिद्धांत भी स्वीकार कर लिया कि नए संविधान के अधीन दलित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में सभी विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। सभी विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। पूना पैक्ट से पहले की बात है, दिया जाए, ये मान लिया गया। इस प्रकार अस्पृश्यों की आबादी के विषय को महत्व प्राप्त हुआ। जितनी कम आबादी अस्पृश्यों की होगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उतना बड़ा हिस्सा सपृश्य हिंदुओं को प्राप्त होगा, मिलेगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू 1932 के पहले अस्पृश्यों के आबादी के प्रश्न पर
कोई विवाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि और 1932 के बाद उनके अस्तित्व को ही नकारने लगे थे, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्सेदारी का मसला था। एक लाइन में समझिए। अब आइए, बड़ा दिलचस्प आर्गुमेंट सब है, जनऊ लीला इसी को कहते हैं। लोथियन कमेटी के सामने अस्पृश्यों की संख्या घटाने के लिए हिंदुओं ने दो दिखावटी आधार पर जोर दिया। पहला, कि जनगणना आयुक्त ने जो आंकड़े दिए वे दलित वर्गों के बारे में थे। आज भी आप लोग डिबेट करते हैं दलित और ये तमाम सूची, वहां भी ये विषय चल रहा है। दलित मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए थे, अस्पृश्यों के बारे में नहीं थे। और दलित वर्ग में अस्पृश्यों के अलावा अन्य वर्ग भी शामिल थे। ये पहला आधार सवर्ण हिंदुओं ने दिया था। दूसरा आधार यह था कि अस्पृश्य शब्द की व्याख्या समूचे भारत में एक जैसी होनी चाहिए और अस्पृश्यों की आबादी तय करने के लिए उन्हें सभी प्रांतों में लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने अस्पृश्यता की स्थानीय कसौटी को नकारने का प्रयास किया। ब्राह्मण भी तो भारत में एक जैसे नहीं है। कल मैंने आपको एपिसोड बताया था, कितने तरह के हजारों संख्या में बटे हुए हैं। तो कह रहे थे कि एक ही पैरामीटर होना चाहिए अनटचेबिलिटी का। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए यहां अस्पृश्यता भी अलग अलग रूपों में व्यक्त होगी। चलिए आगे डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या सुनिए। कहते हैं कि पहला दावा नितांत गलत था, सत्य था। दलित वर्ग डिप्रेस क्लासेस शब्द का प्रयोग अस्पृश्यों के पर्याय के रूप में किया गया था। अस्पृश्य शब्द के स्थान पर दलित शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि यह सोचा गया कि अस्पृश्य शब्द उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा जिन्हें इस शब्द की परिधि में लाया जाना था। दलित शब्द का प्रयोग केवल अस्पृश्यों के लिए किया गया था और उसमें आदिवासी ट्राइब्स और क्रिमिनल ट्राइब्स भी शामिल नहीं थे। और ये 1916 में ही तय हो गया था, जब दादा भाई नौरोजी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था। अब आगे, सवर्ण हिंदुओं का दूसरा दावा यह था कि अस्पृश्यता की कसौटी एक जैसी होनी चाहिए। इस दावों को पेश करने का उद्देश्य अस्पृश्यों की संख्या को कम करना था। सभी जानते हैं कि भारत के अलग अलग भागों में अस्पृश्यता के अलग अलग रूप हैं। जैसे भारत के कुछ भागों में अस्पृश्य दृष्टिवर्जित है, अर्थात देखने से ही छूत लग जाता है, वो इम्प्योर हो जाता है। कुछ भागों में समीप्य वर्जित है। समीप्य वर्जित मतलब कि नजदीक एक डिफिनेट डिस्टेंस के अंदर आएंगे तो अछूत हो जाएगा। समीप वर्जी भी दो तरह के हैं। एक तो है कि जिनके छाया से दूषित हो जाता है और दूसरा है कि एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रहना है। कुछ भागों में अस्पृश्य वो है जिसे जल या अन्न नहीं छूने दिया जाता। इन विभिन्नताओं से, और कुछ जगह ऐसा है कि मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। अब इन विभिन्नताओं को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो कंक्लूजन यहां ये दे रहे हैं कि सिर्फ आप अगर दृष्टिवर्जिता को मान ले तो जो समीप्य वर्जी है वो वहां नहीं आएगा। सिर्फ अन्न जल छूने को मान ले तो जो मंदिर में प्रवेश नहीं आएगा। तो एक क्राइटेरिया अगर आप बनाएंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तो बहुत सारे अनटचेबल उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो जाएंगे तब जो है उनकी संख्या कम हो जाएगी, और कम होगी संख्या तो जाहिर है उनका पॉलिटिकल जो प्रतिनिधित्व है वो कम होगा और उनका हक जो है सवर्ण हिंदू मार जाएंगे। तो आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अस्पृश्यता आखिर क्या है। लिखते हैं कि अस्पृश्यता किसी व्यक्ति के प्रति किसी हिंदू की आंतरिक घृणा की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह घृणा कैसा रूप लेती है वह अपेक्षा एक नगण्य मामला है। रूप तो केवल घृणा की मात्रा को दर्शाता है कि आपके छांव से हो जाता है या दूर से हो जाता है, लेकिन अनटचेबिलिटी तो है। घृणा है जहां, अस्पृश्यता है जहां, वहां यह सहित हिंदुओं से छिपा नहीं है। पर वे जोर शोर से कसौटी की एक रूपता का राग अलापते रहे, क्योंकि वे चाहते थे जैसे भी हो अस्पृश्यों की संख्या कम की जाए और उनके राजनीतिक हिस्से का बड़ा सा हिस्सा हड़प लिया जाए।
तो ये था। अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको कि अस्पृश्यों का जो पूरा प्रतिनिधित्व था उसका तो सवर्णों ने विरोध किया ही, लेकिन सवर्णों से ज्यादा पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। क्यों? अगले एपिसोड में देखिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकरनामा ज्यादा शेयर कीजिए, कम कर रहे हैं आप, इससे बात पहुंच नहीं रही बहुत दूर तक। सब कुछ यहाँ हम न्यूज नहीं दिखाते हैं, काम की बात है, पढ़ लिख के समझाता हूं। वॉल्यूम 10 में चले जाइए, सारा मटेरियल वहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और तुरंत सुनते ही शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।